हमने कल पढ़ा था ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ और ग्रेडियंट हम हमेशा स्केलर फंक्शंस का निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर्स का ग्रेडियंट नहीं निकलता। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन थे, ये वाला हमने कल कर दिया था और ये वाला आप घर में ट्राई। अब है लैमेलर फील्ड्स। ये टर्मिनोलॉजी जो तुमको याद करनी पड़ेगी। लैमेलर फील्ड्स उन फील्ड्स को कहते हैं जिनको हम ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ अनदर फील्ड्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लेते हैं, तो इसको हम लैमेलर फील्ड्स कहते हैं। इस तरह के बाकी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई भी फंक्शन हो जिसको हम ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, उस पर क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है लेकिन ये टर्म हो सकता है। तो ग्रेडियंट फंक्शन है, एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालना, ये क्वेश्चन है। इसको एक बार सॉल्व करके देखें। हमारे पास एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो बेसिकली आर होता है। अगर हमारे पास कोई स्फेयर है 3D में एक्स वाई जेड, तो ये आर इसकी रेडियस होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है रेडियस का। तो इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? हम ये निकालना चाह रहे हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस थिंग आई कैप प्लस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ, ठीक है। ये निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये दोनों तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इस पूरे टर्म को आर से डिनोट करूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 1/r का एक फैक्टर आता है, 1/2r का फैक्टर आता है, लेकिन ये 2 फिर कैंसिल हो जाएगी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है। इसी तरह से 1/r 2r डेल बाई ऑफ वाई स्क्वायर 2r डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 1/r को कॉमन ले सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x आई कैप, वैसे यहाँ पर बच जाएगा y जे कैप और यहाँ पर बच जाएगा z, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है 1/r, और ये डेफिनेशन होती है वेक्टर r, ठीक है, वेक्टर r की डेफिनेशन। तो ऑफ r, जो कि ये फंक्शन r है, ये होता है 1/r टाइम्स वेक्टर r, ठीक है। इस तरह हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं आर स्क्वायर का या आर क्यूब का। आप इसको होमवर्क ट्राई कर सकते हैं घर में। ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ आर क्यूब, या जनरलाइज तरीके से हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर पावर n, या घर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट में इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, ग्रेडियंट सिंपल सा डिफरेंशिएशन होता है और इससे ज़्यादा इसमें आता भी नहीं है। डाइवर्जेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स, अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें फ्लक्स आता है। फ्लक्स का मतलब अभी आप अमाउंट ऑफ फील्ड को समझ लीजिए। ये फ्लक्स बेसिकली क्या होती हैं, फील्ड लाइंस होती हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
तो वो फ्लक्स होता है। तो डाइवर्जेंस अमाउंट ऑफ फ्लक्स दिखाता है पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है या कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज हो तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं चारों तरफ, तो हम कहते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसी बनती हैं। ये इन्फिनिटी से आ रहे हैं और एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं कन्वर्ज। ये कन्वर्ज हो रहा है। तो डाइवर्जेंस में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दो वर्ड यूज होता है। मतलब इस कन्वर्जेंस को हम निगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, निगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है। तो वैसे ही डाइवर्जेंस को हम एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि ये फ्लक्स दिखाता है। जैसे इसमें जितना जा रहा है, अगर मैं इस एरिया की जो सर्कल है, इस एरिया से जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, अगर मैं इतना ही सर्कल यहाँ पर भी बनाऊं तो इतना ही फ्लक्स इसमें अंदर आ रहा है। जितना फ्लक्स यहाँ से बाहर जा रहा है इतना ही फ्लक्स यहाँ से अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि निगेटिव निगेटिव एक सेंस है इसमें, जो काम ये कर रहा है वो इसका ठीक उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको निगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी वेक्टर का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए। तो पहला होता है डेल ऑपरेटर, दूसरा होता है कोई भी वेक्टर जिसका हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। ठीक है। तो कभी कभी इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए ऐसा भी लिखते हैं। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट यानी ये। एक्स आता है जे क्या प्लस ई जेड। ठीक है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आई कैप का आई कैप के साथ जाता है, वाई जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो क्या बनेगा? डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, डेल ए वाई बाई डेल वाई, डेल ए जेड बाई डेल जेड। ये बनता है। और इसमें कहीं पर भी आई जे के कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है? ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट से हमको हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ये यूजुअली क्या होता है? एक नंबर होता है, नंबर। स्केलर का मतलब नंबर। ये नंबर दिखाता है कि कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है या कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है। इसी को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो डाइवर्जेंस में हम तीन केसेस लेते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या किसी पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, इस तरीके से। ठीक है। या नेट फील्ड लाइंस इज पॉजिटिव। नेट फील्ड लाइन पॉजिटिव का मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल इज ग्रेटर देन जीरो। यानी बाद में, जैसे अगर हमारे पास कोई कोई मिस्ट्री बॉक्स है, कुछ है इसमें जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, लेकिन यहाँ से तीन बाहर आ रही हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रही है? ये आ रही है यहाँ अंदर कुछ है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल, अगर इसका डिफरेंस देखें तो ये जीरो से बड़ा है, क्योंकि फाइनल में तीन है। तो क्या था? 3 - 2 इज 1 विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये है कि हमें नेट डाइवर्जेंस पॉजिटिव मिल रहा है। और यहाँ पे
प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए ताकि एक एक्स्ट्रा फील्ड लाइन आए। तो जब हमारे पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो हमें फील्ड लाइंस ज़्यादा मिलती हैं बाद वाली कंडीशन में। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी इसके, उससे ज़्यादा इससे बाहर आ रही हैं। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस को हम सोर्स कहते हैं। सोर्स सोर्स इसलिए क्योंकि सोर्स है, क्योंकि यहाँ ये एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है इससे, तो ये एज अ सोर्स की तरह काम कर रहा है। स्रोत, स्रोत किसी चीज़ का स्रोत है ये। दूसरा केस लेते हैं जीरो डाइवर्जेंस का। जीरो डाइवर्जेंस के दो केसेस हैं कि क्या तो हमारे पास फील्ड लाइन हो ही ना, नो लाइंस, या जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ऐसे ही चार अंदर जा रही हैं, तो बाहर आने वाली कंडीशंस बाहर आने वाली जितनी लाइंस हैं, बाहर आने वाली लाइंस ये भी उतनी ही है। चार अंदर जा रही, चार बाहर जा रही, तो टोटल कितना आ रहा है? चार अंदर गई, चार बाहर गई। इस केस में नेट डाइवर्जेंस अंदर जितनी अंदर गई माइनस जितनी बाहर है, इस जीरो, तो हमको जीरो डाइवर्जेंस निकला। और तीसरा केस आता है निगेटिव डाइवर्जेंस। निगेटिव डाइवर्जेंस इसको हम सिंक कहते हैं। सिंक, सिंक जैसे पानी का सिंक होता है ना, यहाँ पे बर्तन धोता है, तो वो सिंक में क्या होता है, सारा पानी अंदर चला जाता है, सारा पानी अंदर जा रहा है। तो निगेटिव डाइवर्जेंस में भी ऐसा ही केस आता है। जैसे हमारे पास कुछ एक मिस्ट्री बॉक्स है कुछ, इसमें हमने 3 फील्ड लाइंस एंटर करी, लेकिन 2 बाहर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ अंदर कुछ ऐसा है जो इस एक एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे सिंक ने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, वैसे इसने इस फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारे पास 2 बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये एक नेगेटिव चार्ज इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये E, जो E का डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव, क्योंकि ये जो फाइनल कंडीशन है और ये जो इनिशियल कंडीशन है, इसमें अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा। 3 2 -3 इक्वल टू -1। तो ये 3 केसेस होते हैं। सोर्स का केस जिसमें हमको नेट डाइवर्जेंस पॉजिटिव मिलता है, जीरो डाइवर्जेंस का केस है, और सिंक यानी नेगेटिव डाइवर्जेंस का केस है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें भी डिफरेंशिएशन ही है, बट इसमें बस हमें आई कैप का आई कैप के साथ और जे कैप का जे कैप के साथ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है। एक गॉसेस थ्योरम है, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको पूछने के चांसेस हो सकते हैं, क्या पता।
डाइवर्जेंस ऑफ आर, ये आर कैसे निकालें? पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर क्या चीज़ होती है। आर होती है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और उसका डाइवर्जेंस निकालें। डेल बाई डेल एक्स, एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल बाई ऑफ वाई, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड। ठीक है, ये कैसा है? क्योंकि हम डेल बाई डेल एक्स करेंगे इस पूरी क्वांटिटी का, तो वाई और जेड कांस्टेंट ट्रीट होंगे, सिर्फ एक्स बच जाएगा, तो सिर्फ एक्स का कर रहा हूँ, और आई कैप डॉट आई कैप जो डाइवर्जेंस में आता है। ठीक है, ये क्वांटिटी ये है डॉट आर कैप, ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1, दूसरे का भी 1 और तीसरे का भी 1, इसका 3 आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर आर बाई आर क्यूब, तो इसका डाइवर्जेंस 0 आता है। ठीक है, इसका 0 कैसे आएगा, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। डेल बाई डेल एक्स ऑफ वेक्टर आर बाई आर क्यूब, वेक्टर आर बाई आर क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ? वेक्टर आर क्या होता है? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर क्यूब आर क्यूब लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप वाला कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट कितना है? एक्स बाई आर क्यूब, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई बाई आर क्यूब, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड बाई आर। तो इसको इवेल्यूएट आप कर सकते हो। डेल बाई डेल एक्स का क्या होगा? ये आ जाएगा पहले ऊपर वाले का करेंगे, मतलब हम ये करना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ पहले वाले का कर रहा हूँ और बाकी दोनों का सेम आएगा, इन दोनों का एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर, फर्स्ट टर्म क्या जाएगा 1 बाई आर क्यूब प्लस एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 बाई आर क्यूब एक्स, ये आ जाएगा आर पावर -3 आर स्क्वायर इंटू आर डेल आर बाई डेल एक्स, चेन रूल से। ठीक है, ये वाला पार्ट इतना चेन रूल से आया, -3 एक्स आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा? ये सिंपली आ जाएगा 1, नहीं 1 नहीं आएगा, 1 बाई 2 आर इंटू 2 एक्स, जो पिछले वाले हमने इसमें किया था, 1 बाई आर क्यूब -3 एक्स आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये इसका आर, और बाकियों का भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, तो एट द एंड हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे पेज भर गया। ठीक है, ये इतना टफ है नहीं। ठीक है, और एक चौथा जो लास्ट है, रिजल्ट याद रख लो, फॉर्मूला काम आएगा, ये है डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन का, डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन आर के, ये आता है 3 प्लस एन आर पावर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ठीक है, इसको हम बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n की जगह मैं -3 कर लेता हूँ r कैप, जो हमारे पास ये वाली दी हुई है। ये क्या हो जाएगी, 3 - 3, यहाँ पे n की जगह -3 पुट किया, r पावर n की वैल्यू -3 है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इतना है। फिलहाल इतने क्वेश्चन में, बाकी जैसे ये कर्ल वाला भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेक्टर वाले और डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, ये तीनों करेंगे उसका क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ्स पार्ट है, बाकी में तो फिजिक्स है, ये तो पूरी मैथ्स है। अब आते हैं कर्ल। कर्ल का मतलब होता है रोटेट करना। कर्ल का मतलब होता है रोटेट। कोई चीज़ अगर रोटेट कर रही है तो उसमें कर्ल एग्जिस्ट करता है, क्या उसमें कर्ल रहता है। तो कर्ल होता है रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड। जैसे यहाँ पे ये फील्ड दिया हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में हमको कर्ल देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कर्ल नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल तब मिलता है जब हमारे पास डायनेमिक फील्ड हो। ठीक है, ये इन जनरल स्टैटिक के लिए 0 रहता है, लेकिन ये 0 नहीं रहता जब हम मैक्सवेल इक्वेशन आते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन में इसका ये वाला पार्ट नॉन 0 रहता है। तो कर्ल में कोई भी फील्ड हो, जैसे ए फील्ड है, तो हम उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आता है आई कैप, जे कैप, के कैप। ये था कर्ल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें इसमें क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक है, तो आने के चांसेस कम है, पर क्या पता आ जाए। तो इसके क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले वो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, जो ग्रेडियंट के साथ, सॉरी डाइवर्जेंस के साथ है, कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस है किसी कर्ल का, तो ये हमेशा 0 रहता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज करना, क्योंकि ये टाइम बचाएगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होती है और मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी यूज होती है, कर्ल की ये वाली प्रॉपर्टी। बाकी आप कर्ल का, आर का कर्ल निकाल सकते हो, कर्ल ऑफ आर। एक बार ट्राई कर लो, आप यहाँ ट्राई करो, मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल बाई डेल बाई आर, यानी एक्स, वाई और जेड, ये इसका कंपोनेंट है। तो ये क्या बनता है यहाँ से, आई कैप डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई माइनस जे कैप में आ जाएगा डेल सेट बाई डेल एक्स बाई डेल वाई।
और इसका हर एक टर्म 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो ये टोटल 0 हो जाता है। कर्ल ऑफ आर 0 हो रहा है, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ भी है, मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है कि आर मतलब एक लाइन बनती है, आर एक वेक्टर, जहाँ पे ये वेक्टर फील्ड भी नहीं है, ये सिर्फ एक वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर, और इसमें कोई चीज़ रोटेट नहीं कर रही है, इसमें कोई चीज़ रोटेट नहीं है, ये बस एक एक लाइन जैसा है, ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस मिल जाएगा क्योंकि हमको इस तरह के फील्ड मिल सकता है, लेकिन कोई भी फील्ड अगर जो घूम रहा है वो आर आर से डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है जो उसको थीटा वेरिएबल या फाई वेरिएबल इस तरह से देते हैं, एंगुलर एंगल से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तभी ये मिलता है। ठीक है, कितना तो इसका हो गया। अब बाकी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन इसमें है नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन का प्रिंसिपल एक प्रॉपर्टी है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वो रिलेट करता है एरिया से, एरिया कवर्ड बाय टू वेक्टर्स। कवर्ड बाय टू वेक्टर्स, यानी अगर हमारे पास ए और बी इस तरह से दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनके बीच एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी इस एरिया को दिखाता है कि ये कितना एरिया यहाँ पर कवर कर रहा है, उसके एरिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक थ्योरम आती है इसमें, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि फॉर थ्री वेक्टर्स कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स ए बी और सी, इसके लिए ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या दिखाता है, एरिया ऑफ कवर्ड बाय ए बाय बी
बी क्रॉस सी दिखा रहा है, तो तीसरा वेक्टर सी होगा यहाँ पे, इनके बीच का एरिया ये दिखाता है, और सी क्रॉस ए ये इसके और ए के बीच का एरिया दिखा रहा है, यानी ये इन दोनों तीनों का सम 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ एरिया निगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर इस साइड को जा रहा है तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका एरिया कुछ निगेटिव बनेगा, तो ये सारा कट फुट के 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी तब यूज होती है जब हमें एरिया निकालना हो तीन वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीन वेक्टर्स है जिनका सम 0 है, तो इसमें चार ऑप्शन है कि ए बी सी के लिए कौन सा इसमें सुटेबल होगा। चॉइस ए में है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू निगेटिव ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, और इसमें दिख रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टीज हो रही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन तो छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो देखो कैसा आ रहा है ये प्रॉपर्टीज, मतलब अगर तुम्हें याद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो या तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, मेमोरी बेस्ड, या छोटी सी कैलकुलेशन होगी, तो हमको ये प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हम यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू निगेटिव सी रख देगा, और दोनों तरफ, ठीक है, हमें ए क्रॉस सी लाना है, हम दोनों तरफ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निगेटिव ए क्रॉस सी। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव ए क्रॉस बी, हाँ सर। तो सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम किसी दो वेक्टर्स का करते हैं तो ये हमेशा 0 आता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर ए यहाँ पर है तो ये ए अपने ही ऊपर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो ए अपने ही ऊपर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, इस वजह से ए क्रॉस ए 0, तो यहाँ से हमको मिल रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू निगेटिव ए क्रॉस सी, ये वाला पार्ट, बस इतना ही देखना होता है। बाकी आप इस वाले से भी प्रूव कर सकते थे, इससे भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है, बट एक पार्ट लेकर के इतना करना होता है और ऑप्शन मैच होता है। तो ये सिर्फ 3 लाइन का, 1 2 3, बाकी ये प्रॉपर्टी यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये शायद पता नहीं कब आया था, 2015 में या कभी आया था, यूपी में आया था, यूपी के लेक्चर फाइल में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया नहीं था हमने, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ए और बी सी फाइंड द बिटवीन ए एंड, ये वाला क्वेश्चन किया नहीं था क्या, मुझे लगा कर दिया। ओके, वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी है एंड मैग्नीट्यूड ए कॉमा बी और सी का 5 4 3 है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी। ए इक्वल टू है बी प्लस सी, और हमें बी और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, या तो हम बी क्रॉस सी कर लें,
तो हमें मिलेगा बी इंटू सी इंटू साइन थीटा, और थीटा होगा इन दोनों के बीच का एंगल, या हम दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। ये दो तरीके हैं। अब तुम्हें ये देखना है तुम्हें ज़्यादा आसान क्या पड़ रहा है। हमें ज़्यादा आसान पड़ रहा है डॉट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा। बट हमें ए और बी के बीच का एंगल दिया नहीं हुआ है, हमें एंगल निकालना बी और सी के बीच का। तो हम इसको कैसे करेंगे, बी डॉट बी क्या होता है, सिंपल बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ सी टाइम्स कॉस थीटा, और मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये ए और बी के बीच का है, और ए बीच का एंगल हमें दिया नहीं, क्वेश्चन आधा चल के पता नहीं क्या है सर, पर ए और बीच का एंगल का एक मिनट क्वेश्चन, हाँ, ए और बी के बीच का एंगल है 60, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। तो कॉस 60 मॉड्यूलस ऑफ ए दिया हुआ हमें 5, और बी का हमें दिया हुआ है 4, इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर बी इंटू सी है 3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 5 इंटू 4 16 प्लस 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कट गया, ये बच गया 10 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 12 इज कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होगी 6/12 माइनस 1/2, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, या ये है आंसर, ये शायद ऑप्शन सी में था। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यूपीएलटी वाले में आया था। क्वेश्चन है कि फॉर 3 वेक्टर्स v1 v2 एंड v3, हमारे पास एक कंडीशन है कि v1 डॉट v2 क्रॉस v3 इज इक्वल टू v3 डॉट v1 क्रॉस v2। ये दो कंडीशन है हमारे पास।
is endless. Then ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह से है। एक ऑप्शन है इसमें कि मॉड्यूलस ऑफ v1 स्क्वायर इज मॉड्यूलस ऑफ v2 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ऑप्शन इस तरीके से था कि v1 डॉट v1 इक्वल टू v2 डॉट v2। ठीक है, ऑप्शन बी में है v2 इज v3। ऑप्शन सी में है v1 स्क्वायर, इस तरीके से। और v4 में नन ऑफ द अबव, इस तरीके से पूछा। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करना है कि ये तो मैंने बताया था, ये v2 क्रॉस v3, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ये यहाँ पर वॉल्यूम को दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि चाहे तुम तीन वेक्टर्स कोई से भी ले लो, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ये v1 v2 और v3, v1 v2 और v3, ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जितना वॉल्यूम कवर करते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको ऐसे स्किप कर सकते हैं। मतलब v1 को जंप करा के v2 की जगह पे, v2 को v3 की जगह पे और v3 को वापस v1 की जगह पे, यानी हम v3 डॉट v1 क्रॉस v2 ऐसा करते हैं। और ये सेम होता है जो कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सेम वाला फिर हम एक और जंप करा सकते हैं, तो v2 सामने आ जाएगा डॉट v3 क्रॉस v1, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये तीनों सेम होते हैं। ये तीनों क्वांटिटी सेम होती है। तो इस वाले में हमें ये और ये दोनों दिए हुए थे। ठीक है, इन दो की मदद से हमें ये निकालना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखो, जब ये सारे सेम है तो इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो सेम हो जाएगा। यानी अगर मैं ये डिवाइडेड बाई ये करूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। और v3 तो इससे क्या हो रहा था कि इनका रेशियो तो सेम है, बट ये नहीं बताता कि v1 v2 और v3 सेम है या नहीं है। ऑप्शन ए में क्या आ रहा है कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये सिग्निफाई नहीं कर रहा। मतलब इस सिर्फ इस कंडीशन से हमें ये पता नहीं चल रहा कि v1 v2 के स्क्वायर के बराबर, v1 और v2 सेम है या नहीं है। इसी तरह से v2 और v3 भी सेम है या नहीं है, और v3 v1 भी सेम है या नहीं है। अगर ये सब सेम होते तो v2 क्रॉस v3 और v1 क्रॉस v2 हो सकता है वो अलग अलग हों। ठीक है, हो सकता है उनको डॉट प्रोडक्ट सेम हो जाए, ये तो 1 आ रहा है, ये दोनों सेम है, लेकिन इनके क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है। तो इतने इन्फॉर्मेशन से हमको ए बी सी का पता नहीं चल रहा, इसलिए ऑप्शन डी था वन ऑफ द। ठीक है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन चेंज करके लिख दिया जाए कि प्रोवाइडेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तीन ऑप्शन इतने से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं v1 v2 v3 को अलग अलग लेकर के। आप v2 v3 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, v1 v2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वो दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन इनके वॉल्यूम का जितना भी ये आएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद,
ये सेम आएगा। ठीक है, तो कभी ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा है बजाय कि स्ट्रेट न्यूमेरिकल के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब सीधा उसका आंसर आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाने के लिए इन जनरल हमको 3 लाइन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेक्टर्स में हमको सिर्फ 2 ही की जरूरत पड़ती है। तीसरा भी ले सकते हैं बट 2 बहुत होता है। ये एक ट्रायंगल बन गया इससे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये मॉड है अमाउंट। ठीक है, इसका हमें मॉड लेना होता है। ए क्रॉस बी क्योंकि हमको वेक्टर देगा तो वेक्टर का भी मॉड लेना है। ठीक है, जैसे हमें ए दे रखा हो, थ्री आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी हमें दिया हुआ है -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो यहाँ से पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। -5 7। आई कैप में तो 0 आ रहा है, जे कैप में भी 0 आ रहा है, के कैप में आ रहा है 21 प्लस 41 के। ठीक है, एक सिंपल से ही ट्रिक है, इतना सब कैलकुलेट करने के बजाय सिर्फ ये देखो कि ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर यानी ये ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, और जब हम क्रॉस करते हैं, ये ए है और ये बी है, जब हम क्रॉस करते हैं तो तीसरा प्रोडक्ट इनके परपेंडिकुलर आता है हमेशा। तो अगर दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में है तो तीसरा वेक्टर हमेशा जेड प्लेन में आता है। ठीक है, देखो जेड प्लेन में आ रहा है, इसमें एक्स और वाई का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो इतना कैलकुलेट करने के बजाय सिंपल सा हम ये बता सकते हैं कि ये हमेशा के कैप में आएगा। ठीक है, और ये इसके अमाउंट है 41। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो जेड कैप वाले का, ए क्रॉस बी मॉड्यूलस ऑफ 41 के कैप, ये कितना आएगा? 41 ही आएगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया? 1/2 इंटू 41 20.5।
एक होमवर्क कर सकते हो घर के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करनी है बस इसमें। मैथ्स वाले पार्ट में आपको जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो उतनी अच्छा है। ए की वैल्यू है 5 आई कैप प्लस 3 के कैप, बी है 2 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 7 के कैप, और सी की वैल्यू है 5 आई कैप प्लस 7 के कैप। इसके लिए फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और आप इसके लिए ये भी कर सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी सी। हमने इसको यहाँ जम कराया, ये बन जाएगा ए क्रॉस क्रॉस बी, अब आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें, कर्ल ऑफ आर कितना होता है? कर्ल ऑफ आर अभी हमने निकाला था, 0 होता है। कर्ल ऑफ आर, कर्ल ऑफ आर क्या था? 0। तो ऐसे वेक्टर जिनके लिए कर्ल 0 होता है उन्हें हम कहते हैं इररोटेशनल, इररोटेशनल, यानी वो रोटेशन उनमें नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है, नेसेसरी कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, यानी कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स A and B to be coplanar। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो हमें ये पता लगाना है वो कोप्लेनर है या नहीं, कोप्लेनर यानी वो सेम प्लेन में है या नहीं है। तो इसके लिए कोप्लेनर के लिए कंडीशंस होती हैं कि कोई एक आर्बिट्ररी वेक्टर हो, आर्बिट्ररी वेक्टर लेट्स से सी, कोई तीसरा वेक्टर हमने कोई भी तीसरा वेक्टर चुन लिया, उसके लिए उस वेक्टर के साथ ए डॉट बी क्रॉस सी, ये कंडीशन 0 बन जाए, ठीक है। ये कंडीशन 0 क्यों होगी? क्योंकि एक्चुअली में सी यहाँ आएगा, ए और बी अंदर जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए क्रॉस बी हमको जो वेक्टर देगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये कोई प्लेन है और इसमें दो वेक्टर्स हैं इस तरीके से। अब अगर हम इन दो वेक्टर्स का क्रॉस करें हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और उस ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी। अब हम इसको डी कर देंगे, हम इस डी वेक्टर का किसी आर्बिटरी प्लेन किसी सी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? डॉट प्रोडक्ट 0 तब आता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90, cos 90 0 होता है।
कोई तीसरा वेक्टर जो इस प्लेन में है उसके साथ ये डी वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो ये सी वेक्टर हमने उस प्लेन से लिया जिसमें ए और बी दोनों है, तो इस वजह से इसका 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ए और बी लिया मैंने, इसका क्रॉस किया, तो जो मुझे वेक्टर मिला वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था। ठीक है, अब अगर मैं इस परपेंडिकुलर का किसी भी वेक्टर जो इसी प्लेन में तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं तो हमेशा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन होती है ए और बी के कोप्लेनर होने की, कि वो दोनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं होते, उस कंडीशन में कुछ ऐसे सिचुएशन होती है, मान लो बी इस प्लेन में है लेकिन ए थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुक गया, ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, तब इनका परपेंडिकुलर ना ऐसा बनेगा कहीं, और वो इस प्लेन के साथ एक एंगल बना रहा है जो 90 नहीं है, तो ये 0 नहीं आएगा उस केस में। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन जो भी है वो ये है कि किसी आर्बिट्ररी प्लेन के साथ, किसी आर्बिट्ररी वेक्टर, जो ये सी वेक्टर हमने लिया एक्स्ट्रा कुछ भी जो इसी प्लेन में है ए और बी के साथ, उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया।